स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम भारतीय के जीवन में शादी एक ऐसा बंधन, ऐसा रिश्ता है जिसे जीवन भर के लिए स्वीकार्य रूप से बांधा जाता है। इस पति पत्नी के रिश्ते की नींव समर्पण, प्यार और अटूट विश्वास पर टिकी होती है। लेकिन जब इसमें जिद, गलतफहमी और गलतियां आ जाती हैं तो न सिर्फ दो दिल बल्कि पूरा परिवार ही तहस नहस हो जाता है। जहां एक समय दोनों के बीच में बेहिसाब प्यार रहा करता था, वहां फिर बेहिसाब नफरत और गुस्सा भर जाता है। हंसती खेलती जिंदगी उजड़ जाती है और अंततः इस रिश्ते का अंत होता है तलाक से। तो आइए आज आपको एक ऐसी ही पीड़ादायक विषय पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जिसका शीर्षक है तलाक। कहानीकार हैं मुकेश विश्वकर्मा। हेलो मनोज जी। हाँ राजू सर, बोलिए। हेलो मनोज जी, आपकी मैडम संवेदना जी मेरे ऑफिस आ चुकी हैं। यदि आप अभी फ्री हों और 15-20 मिनट में यहाँ आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आमने सामने एक बार डिस्कशन हो जाएगा ताकि फिर मैं आप दोनों के तलाक के पेपर्स तैयार करवा दूंगा। तो क्या आप अभी मेरे ऑफिस आ सकते हैं? हाँ सर, मैं पहुंच जाता हूँ 15-20 मिनट में। ओके, तो फिर आप आइए, मैं वेट करता हूँ आपका। मैं करीबन 20 मिनट में एडवोकेट राजू करण जी के ऑफिस पहुंचा। वे अंदर अपने केबिन में किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में व्यस्त थे और इसी कारण मेरी बड़ी बेटी सौम्या और वाइफ संवेदना बाहर वाले केबिन में बैठी हुई थी। पूरे 2 साल बाद मेरी उससे नजरें मिली। बल्कि सच कहूं तो इस तरह एकाएक मिलती नजरों को मैंने दूसरे ही पल हटा ली, जैसे कि कोई वो अजनबी लेडी हो मेरे लिए। दोनों के मुंह पर तो मास्क लगे हुए थे, दिखने के लिए मात्र आंखें ही दिख पा रही थी। इतने साल बाद अचानक मिल जाने की खुशी जैसी तो कोई बात नजर नहीं आ रही थी। यदि कुछ नजर आया तो वह थी पूरी तरह असहजता मात्र। मैं माँ बेटी के इस तरह अजनबीपन से भरे व्यवहार को देखकर फौरन ही दूसरे केबिन में जाकर अपने एडवोकेट राजू जी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग हम सभी को अलग अलग आधे घंटे से भी ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी। बीच बीच में माँ बेटी की बातचीत तो कभी वाइफ का किसी फ्रेंड से मोबाइल पर बात करने की आवाजें आती रहीं। कुल मिलाकर जैसे मुझे यह दर्शाया जा रहा था कि वे सभी मेरे बगैर पहले से ज्यादा खुश हैं और मैं जैसे ना चाहते हुए भी अतीत की यादों में झूलने लगा। कभी मन सोचने लगा कि क्या मैंने इतने प्यार से दुनिया से दुश्मनी लेकर आज इसी दिन के लिए शादी की थी? गलतियां उधर से बड़ी बड़ी हुई थी, फिर सजा मैंने ही क्यों झेली? कितनी मेहनत, कितने संघर्ष और कितनी अपनी ख्वाहिशों का त्याग करके अपना परिवार और आशियाना बनाया था मैंने। क्या इस तरह से बिखर जाने के लिए? क्या ये मेरी वही संवेदना है जो मेरे लिए अपने माँ बाप, घर परिवार, सारे रिश्ते नाते छोड़कर आ गई थी और आज किसी बाहरी अजनबी की बातों में फंसकर अपना ही परिवार उजाड़ने पर तुली हुई है? क्या वो मोहब्बत की बातें, वायदे, वो अग्नि के समक्ष फेरे, वचन सब बकवास थे, बेमायने थे? इन्हीं ख्यालों की गहराई में डूबता जा रहा था मैं कि तभी एडवोकेट राजू जी की आवाज सुनाई पड़ी। मनोज भैया, आ जाइए, आप दोनों अंदर आ जाइए।
हम दोनों अंदर पहुंचे। दूरियां कितनी बढ़ चुकी थीं, इससे ही जाहिर हो गया था कि चेयर पर बैठने से पहले ही वाइफ ने अपनी चेयर मेरी चेयर से थोड़ी पीछे और दूर कर ली थी। और ये दूरी ना सिर्फ वाइफ के दिल में थी, मेरी बड़ी बेटी कोको के अंदर भी साफ साफ देखने को मिली। वरना 7-8 महीनों बाद मिलने के बावजूद, जबकि मैं अलग केबिन में आधा घंटा बैठे रहा, ना ही वो अपनी माँ को छोड़कर मुझसे मिलने आई, ना ही कोई बात की। एक छोटी सी जिंदगी में कुछ ही सालों में मैंने अपनों को पराये होते देखा। खैर, हम दोनों अंदर थे, बेटी बाहर ही बैठी रही। हमारे एडवोकेट ने कुछ पॉइंट्स पर हम दोनों से डिस्कस किया। चूंकि मेरी प्रिय बड़ी बहन इन दोनों बेटियों की सबसे प्यारी बुआ की अचानक कोविड से डेथ हो चुकी थी, जिसकी खबर मेरी छोटी बेटी, जैसे उसकी बुआ प्यार से लड्डू कहा करती थी, उसे उनकी डेथ न्यूज़ काफ़ी दिनों बाद बताई गई। तो वो अपनी बुआ के जाने के पूरे 2.5 महीने बाद अपने फूफा जी से मिलने और एक आध हफ्ते वहीं रुकने के हिसाब से आई हुई थी। मेरे से पूरे 6 महीने बाद मेरी प्यारी छोटी बेटी मिली थी। इस दौरान कभी कोई फ़ोन कॉल्स तक नहीं किया था उसने, जबकि मैंने उसे अलग से नया मोबाइल दिलवाया था। तो 1 हफ्ते ही हम सभी के बीच रहने के बाद मेरी छोटी बेटी ने यह डिसीजन ले लिया कि पापा, मैं आपके ही पास रहूंगी यहाँ। ये निर्णय उसका खुद का था। जब उसने मुझे यह कहा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि ना तो वो मेरे बिना रह सकती थी और ना ही मैं, बल्कि उसके फूफा जी भी, उसकी दीदी लोग सभी तो उसे बहुत प्यार करते थे, सभी की वह बहुत चहेती थी। हमारे डिस्कशन के दौरान एडवोकेट राजू जी ने कहा, तो मनोज भैया, जैसे कि यह भी डिसाइडेड हो चुका है कि बड़ी बेटी मैडम के पास रहेगी और छोटी बेटी आपके पास, ठीक है? लेकिन मेरा फिर भी एक व्यक्तिगत सजेशन है आपके लिए कि आप दोनों तो अलग हो ही रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इन दोनों बच्चियों को अलग करना, मुझे तो लगता है यह ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि वे दोनों अलग अलग भी तो दुखी ही रहेंगी। छोटी को बड़ी बहन का सपोर्ट मिल रहा था, जो कि अब छूट जाएगा। तभी वाइफ ने बीच में ही आंखों में आंसू लिए रुंधे गले से बोला, सर, मेरी बेटी तो मुझसे यह कहकर गई थी कि मम्मी, मैं फूफा जी के पास जा रही हूँ, 4-6 दिनों में आ जाऊंगी। इसलिए मैंने तो उसे 2 जोड़ी कपड़ों पर ही भेजा था। वहां जाने के बाद पता नहीं इन्होंने या किसी ने उसका क्या हृदय परिवर्तन कर दिया कि मेरी बेटी ने वहीं रहने का डिसीजन ले लिया। मुझसे मेरी बेटी छीन ली गई। और इतना बोलते बोलते वह खुलकर रो ही पड़ी। तब मैंने कहा, सर देखिए, आप तो जानते ही हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कोई हृदय परिवर्तन नहीं किया, वो तो उसका अपना डिसीजन था। लेकिन मैं अभी इसी वक्त आपके सामने यह वचन देता हूं कि यदि अलग अलग रहने से मेरी बेटी का करियर बर्बाद होता है और इनको ऐसा लगता है कि मैंने इनसे इनकी, मेरा मतलब हमारी बेटी को छीन लिया है, तो अभी इसी वक्त मैं अपनी बेटी इन्हें वापस देता हूं, जिसमें उसका फ्यूचर सही रहे और वो और ये खुश रहें। तो दी मैंने अपनी बेटी। अरे मेरा क्या है सर, इन 2 सालों में मैंने इन सभी के बिना अकेले रहना और अपने मूक जानवरों से ही प्यार करना सीख लिया है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अब ये हर हाल में खुश रहें बस। इतना सुनने के बाद एडवोकेट राजू सर बोले, लो मैडम, अब क्या बचा कहने को। इन्होंने तो मुझे एडवोकेट होने के बावजूद अब कुछ कहने के लिए नहीं छोड़ा। इतना बड़ा दिल एक अच्छे पिता का ही हो सकता है, जिसने अपनी बेटी के भविष्य और आपकी खुशी के लिए एक पल में फिर अकेलापन स्वीकार कर लिया। और कुछ चाहिए आपको? वाइफ ने चुपचाप नहीं में सिर हिला दिया। हम दोनों की छलकती आंखों को देखकर वे फिर बोले, देखो देखो देखो,
आप दोनों अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, वरना मैं भी अपना वकालत का पेशा भूलकर इमोशनल हो जाऊंगा। आखिर मेरा भी परिवार है, तो हमें आगे की प्रोसेस करना चाहिए। हम दोनों ने कहा, जी सर। उन्होंने मुझसे सारे मांगे हुए कागजात लिए और सभी के फोटोग्राफ, मैं सारा कुछ तैयार लेकर गया था। दर्जनों पेपर्स पर कई जगह साइन किए गए हम दोनों के। मैं साइन करते समय सोचने लगा कि ये साइन की भी बड़ी अजीब खासियत है। एक साइन तो वो थे जिसने मैरिज रिकॉर्ड रजिस्टर में मात्र एक बार साइन करते ही हमें 18 साल के लिए, दरअसल तो हम जीवन भर के साथ निभाने की शुभेच्छा से वो साइन किए थे हमने। तो जहां हमें एक साइन ने 18 साल के लिए जोड़ दिया था, आज वही साइन हमें हमेशा के लिए अलग कर रहा था। जहां उस एकमात्र जीवंत साइन में पूर्ण प्रेम और अटूट विश्वास समर्पण था, आज उतना ही अजनबीपन, परायापन, नफरत और धोखा खाया हुआ दुखी हृदय था। और इन बेजान पेपर्स की तरह आज के किए जा रहे ये साइन भी उतने ही बेजान और निर्जीव थे। हमारे साइन करते ही जैसे हमें 18 साल पहले किए गए गठबंधन से आजादी मिल गई। लेकिन न जाने क्यों मन इस आजादी को पाकर भी उड़ने को बेताब न था। एक तरह से यह तो पूर्ण निश्चित हो चुका था कि अब तलाक होना पूरी तरह से तय हो चुका है। बस कुछ दिनों बाद एक कानूनी मोहर ही तो लगनी बाकी थी। वैसे रिश्ता तो आज अभी इसी पल से ही खत्म हो चुका था। मैंने घर आकर अपने एक अजीज दोस्त से पूछा कि यार, इतनी बड़ी बात हो गई, हम दोनों अब हमेशा के लिए पराए हो गए, सारा रिश्ता खत्म, बिखर गया। लेकिन मुझे पीड़ा क्यों नहीं हो रही दोस्त? तो वो बोला कि दोस्त, तूने इससे भी बड़ी पीड़ा और दुख तो पिछले इन 2 सालों में ही झेल लिया है, इसलिए अब इससे ज्यादा और क्या झेलेगा? अब तो ईश्वर ने तुझे मजबूत बना दिया है। अब आगे अपना जीवन जी और अपनी बेटी को तमाम खुशियां दे। शायद वह ठीक ही कह रहा था। लगभग 2 महीने बाद आज वो फाइनल दिन आ ही गया था, जिसमें हमें फाइनली कोर्ट से कानूनन तलाक मिल जाने वाला था। एक अजीब सी धुकधुकी लिए मन में मैं तय समय पर कोर्ट पहुंच गया। हमारा केस जैसे ही जज की टेबल पर आएगा और हमें बुला लिया जाएगा, तब तक हमें बाहर इंतजार करना पड़ रहा था। जबकि यह तलाक हम दोनों को इस बिगड़ चुके रिश्ते से मुक्ति दिलाने वाला था, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ इस तरह की घबराहट भरी फीलिंग भला क्यों हो रही थी कि जैसे किसी अक्षम्य अपराध के अपराधी को फांसी पर चढ़ाने के उन चंद लम्हों के पहले हुआ करती है। जबकि मैंने देखा तो वह तो अपने मोबाइल पर किसी से बात करने में व्यस्त थी। शायद वह इस तरह से करके अपनी अंतर्दशा को ढकने की कोशिश कर रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कितना लंबा रिश्ता रहा हमारा। 18 साल शादी के और पहले 6 साल के वो अच्छे प्यार के दिन, मतलब कुल 24 सालों का रिश्ता देखते ही देखते कितना बदल गया कि जिसमें आज नफरत के सिवा कुछ और बचा ही नहीं। मुझे एक गाने की लाइनें याद आ रही थी, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। कि तभी अंदर से मेरे वकील राजू जी आए और बोले, चलिए चलिए, आपका केस आ गया। कसम से आपको बताऊं कि मुझे कभी हार्ट अटैक तो नहीं आया इतनी उम्र में, लेकिन उस पल जब वकील साहब ने चलिए चलिए बोला तो जो दिल को धक्का सा लगा, उसने यह एहसास करा दिया कि शायद हार्ट अटैक
कुछ इस तरह से ही होता होगा। अदालत के अंदर का माहौल किसी फिल्मी दुनिया और मेरी कल्पना से एकदम परे था। एक आपाधापी और मध्यम शोरगुल का मिश्रित वातावरण था। जज के सामने संबंधित व्यक्ति के कागजात रखे जाते, उन्हें सरसरी नजरों से वे देखते और एक दो प्रश्न करते और अपना फैसला सुना देते। फीलिंग्स या भावनाओं का कहीं कोई स्थान नहीं था वहां। बस उन बेजान पेपर्स पर लिखे तर्क वितर्कों को देखते हुए जीती जागती जिंदगियों को जोड़ा या तोड़ा जा रहा था। बस क्योंकि हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का केस था और सारी जिम्मेदारियां पहले से ही निर्धारित की जा चुकी थी, तो कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए हमसे जज साहब ने ज्यादा कुछ सवालात किए ही नहीं। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर पूछी थी कि क्या अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी है इस रिश्ते को बचाने की, कम से कम अपने बच्चों की खातिर ही सही। मैंने कहा, सर माफ कीजिए, यदि कुछ भी गुंजाइश बची होती तो शायद आज हम इस अदालत में तलाक के लिए नहीं खड़े होते। मेरे चेहरे के भाव से मेरे अंतर पीड़ा को शायद उन्होंने महसूस कर लिया था, इसलिए वे अगले ही पल बोल पड़े, ठीक है, तो तमाम तथ्यों को देखते हुए एवं आपकी आपसी समझौते को आधार मानते हुए ये अदालत हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13B के अंतर्गत संबंध विच्छेद आवेदन को स्वीकार करते हुए आप दोनों को तलाक प्रदान करती है। आज से आप कानूनन रूप से पति पत्नी नहीं हैं एवं अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। वज्रघात क्या होता है, मुझे उस पल महसूस हुआ जब जज साहब ने ये फैसला सुनाया। जबकि जज साहब जो हम दोनों चाह रहे थे अलग होना, उसी के अनुरूप ही फैसला देकर तलाक की कानूनन मोहर लगा रहे थे। लेकिन पता नहीं उस पल मुझे क्या हो गया था। मुझे उनके उन वर्ड्स पर कुछ अलग ही वर्ड्स ओवरलैप्ड होते हुए महसूस हो रहे थे, सुनाई पड़ रहे थे, जैसे कि तमाम तथ्यों को देखते हुए ये अदालत अपराधी मुकेश कुमार को सजाए मौत देती है, सजाए मौत देती है, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। कल्पना से परे था हमारा इस जीवन में अलग होना, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे सभी चाहने वालों के लिए भी। तो एक तरह से मेरे लिए ये तलाक किसी सजाए मौत से कम नहीं था। मेरे गहरे रूप से विचारों में खोए होने से मानसिक संतुलन की उलझी मनोदशा को भांपते हुए जज साहब ने आवाज देकर मेरा ध्यान भंग किया और बोले, मिस्टर विश्वकर्मा, आर यू ओके? एनी प्रॉब्लम? मैंने अपने आप को संभालते हुए डबडबाई आंखों में आंसुओं को रोकते हुए रूंधे गले से कहा, नो नो सर, नथिंग, थैंक यू वेरी मच सर, और हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया। मैंने देखा कि जज साहब ने जब अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रखा तो उनकी आंखें भी नम हो चुकी थी और वे बोले, ओके, ठीक है, आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं। यही उम्मीद करता हूं कि आप दोनों अपनी बेटियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। एक दो जगह साइन करने के बाद हमारे वकील साहब ने हमें तलाक पेपर की कॉपियां दे दी और कहा, ये लीजिए मनोज जी, मेरा काम पूरा हुआ। आज से आपका तलाक हो चुका है, अब आप दोनों फ्री हैं। अब मैं फ्री हूं, लेकिन जाऊं कहां? ये कैसा फ्री हो गया मैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से आत्मा फ्री हो गई हो। अब ये शरीर जाए तो जाए कहां?
क्योंकि बिना आत्मा के तो इस शरीर का कोई मूल्य ही नहीं। कहां जाऊं मैं? कैसे जाऊं उस घर में जहां अब कोई नहीं रहता, जहां कोई परिवार ही नहीं बचा? अब सिर्फ 4 दीवारी का घर है। अब ना कोई पूछने वाला, ना कोई पानी देने वाला। हाँ, तभी याद आया, मेरी छोटी बेटी, मेरा बिल्ला तो है ना मेरे पास। सभी दुख की घनघोर बारिश एकाएक थम सी गई 2 पल के लिए। फिर सोचा, क्या बताऊंगा उसे जब वो पूछेगा, पापा क्या हुआ? पापा क्या लाए पापा मेरे लिए? क्या बोलूंगा मैं उससे कि बेटा कुछ नहीं लाया बेटा, बल्कि सब कुछ खो कर आया हूं, सब हार के आया हूं बेटा, सब कुछ हार के। रिश्ते के साथ ही जैसे शब्द भी खत्म हो चुके थे। वो अपने पेपर्स लेकर मुझसे हमेशा के लिए विदा हो रही थी। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, अपना ख्याल रखना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, वगैरह वगैरह जैसे कोई भी शब्द नहीं बचे थे जो कि बोले जा सके हों। अब हमारे बीच एक अजनबी भी ऐसे नहीं बिछड़ते जैसे कि हम दोनों बिछड़े। मैं बस अपनी नम आंखों से उसे दूर जाते देखता रहा। पता नहीं उसके अंदर क्या था, कोई फीलिंग थी भी कि नहीं। मेरे साथ किए गए विश्वासघात और गलतियों का यदि उसे कुछ भी अफसोस होता तो शायद एक बार तो वो पलटकर जरूर देखती, लेकिन वो तो मुझसे दूर जाती गई और मेरी डबडबाई आंखें बस उसे विदा करती रह गईं। मेरे पाषाणवत खड़े रहने और उसके दूर जाने के बीच काले कोट पहने वकील गणों का विचरण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसमान से काले धुंधले बादल जमीन पर उतर आए हों, और इन धुंधले बादलों में और मेरी डबडबाई आंखों के बीच जाने वो कब हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। समय का खेल तो देखिए, एक समय जो मेरी संवेदना थी आज मेरे लिए वही वेदना बन चुकी है। लेकिन वो संवेदना से वेदना बनने के लिए स्वयं जिम्मेदार थी। बस खड़े खड़े मैं सोचता रहा कि एक सच्चाई और वफादारी से निभाए रिश्ते का क्या सबब मिला मुझे। आज वो मुझे भले ही हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। दुख की इस घड़ी में भी मेरे दिल से उसके लिए यही दुआएं थीं कि वो खुश रहे, उसे वो हर खुशियां मिलें जो मैं ना दे सका, और उसे अब मेरे बिना किसी के साथ भी खुश रहना ही चाहिए। तभी तो मैं गलत साबित हो पाऊंगा, वरना तो फिर वही गलत थी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। मैंने ऊपर वाले की तरफ इस निगाह से देखा कि ऐ मालिक, मेरी कहां कौन सी खता थी इस रिश्ते को निभाने में, बता तो सही। मालिक ने जवाब के रूप में मेरे ऊपर बारिश कर दी जरा देर के लिए, जैसे उसे भी इस रिश्ते के बिखरने का मलाल था। युद्ध में अपना सब कुछ हार चुके एक योद्धा की भांति मैं घर की तरफ लौट रहा था। मैंने महसूस किया कि दुनिया में सब कुछ तो वैसा ही चल रहा था। कहीं यंग कपल्स मस्ती कर रहे थे तो कहीं कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार जता रहे थे।
कोई परिवार के साथ एंजॉय कर रहा था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिस पर फर्क पड़ा था वो मेरी अपनी छोटी सी दुनिया थी। मैं एक चौराहे पर जा पहुंचा तो देखा कोई बारात निकल रही थी। दुल्हा सजा हुआ बैठा था, बाराती डांस मस्ती कर रहे थे। मैं ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगा, फिर वही सब, पहले प्यार, फिर शादी, फिर झगड़ा, फिर विश्वासघात, तो कभी ईगो हर्ट, और अंत में फिर वही तलाक। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। क्या यही है जीवन? यही है इसका रंग रूप? मेरा आप सभी को इस कहानी को सुनाने का मकसद यह था कि तलाक अपने आप में भले ही एक शब्द है, लेकिन जिनकी भी जिंदगी में ये तलाक आ जाता है, एक ऐसा ग्रहण के रूप में आता है कि सब कुछ बर्बाद कर जाता है। वर्षों के बने रिश्ते एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं। मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि रिश्तों को निभाना सीखिए, छोटी बड़ी गलतियों के लिए झुक जाना सीखिए, हर हाल में अपने और अपने परिवार को बचाना सीखिए, क्योंकि तलाक के बाद वैसा ही कुछ नहीं बचता जैसे एक तूफान के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही रह जाती है। तलाक जिंदगियों में, रिश्तों के बीच में एक तूफान है। दोस्तों, कोशिश करिए गलतफहमियां दूर हो जाएं। मालिक करे किसी की जिंदगी में ये तलाक ना आए, तलाक ना आए। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है रंग रूप। ये जीवन है,